हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीचर लर्निंग हाइप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। इस चैप्टर से पहले मैंने आपको सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पढ़ा दिया है। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट श्रीलंका एंड अबाउट बेल्जियम। बेल्जियम में हमने देखा था कि वहां पे पावर को कैसे डिवाइड किया गया था। वहां के जो रीजन थे उनको ऑटोनॉमी दे दी गई थी, पावर्स दे दी गई थी। लेकिन ऐसा श्रीलंका में नहीं हुआ था। श्रीलंका में एकोमोडेशन नहीं हुआ था, इसी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था। तो किसी भी कंट्री को पीसफुल रखने के लिए फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग किसके थ्रू की जाती है। वो फेडरलिज्म के थ्रू की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 2 फेडरलिज्म। अगर आपको फेडरलिज्म की डेफिनेशन लिखने को आए तो आप लिखोगे डिवाइडिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बस इतना आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो क्या है फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म is a system of government in which power is between central authority and various constituent units। अब आप लोग सोचोगे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मीन्स क्या होता है। कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एनसीईआरटी में स्टेट और रीजन को लिखा गया है। जैसे कि इंडिया में स्टेट हो गए बिहार, पंजाब, यूपी, इन सबको कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स भी बोला जाता है और रीजन भी बोला जाता है। ओके, तो पावर को शेयर कैसे किया जाता है? फेडरलिज्म के थ्रू। किसके बीच किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब कई बार ऐसा होता है दो हिस्सों में पावर डिवाइड नहीं होती, एक थर्ड टायर भी बना दिया जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में है पंचायत सिस्टम है, म्युनिसिपैलिटी सिस्टम है, तो ये होता है थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि 3 हिस्सों में पावर को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि अब आप इमेजिन करो आपके स्कूल में सेंट्रल अथॉरिटीज होते हैं। फर्स्ट लेवल पे कौन होती है? हमारे प्रिंसिपल सर होते हैं। सेकेंड नंबर पे कौन आएंगे? हमारे एचओडीज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो हो गए आपके स्टेट लेवल पे। थर्ड नंबर पे क्या आती है आपके, यानी बिल्कुल लोकल लेवल पे आपके क्लास टीचर्स। इसी तरीके से पावर को डिवाइड कर रखा है। सबसे बड़ा डिसीजन प्रिंसिपल सर लेंगे, फिर एचओडीज लेंगे, फिर डे टू डे जो डिसीजंस होते हैं वो क्लास टीचर्स लेते हैं। तो ऐसे पावर को डिवाइड कर रखा है। ऐसे ही फेडरलिज्म में हमने पावर को डिवाइड कर रखा है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी। और कई बार लास्ट में हम एक थर्ड टायर भी बना देते हैं ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी सिस्टम, जिसको हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के अंदर। ओके, अब आपको समझ आ गया कि फेडरलिज्म क्या होता है। अब मेनली होता क्या है, जब फेडरलिज्म में पावर को डिवाइड करा जाता है तो सेंटर जो है वो एंटायर कंट्री से रिलेटेड जो वर्क है वो करती है। जैसे कि इंडिया में जो काम है रिलेटेड टू द एंटायर कंट्री, जैसे कि डिफेंस हो गया। डिफेंस मतलब क्या? रक्षा, बॉर्डर की रक्षा। अब वो तो पूरी कंट्री की करनी है ना। और फॉरेन अफेयर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो तो पूरी कंट्री के होते हैं। तो ये एंटायर कंट्री को लेके जो वर्क होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। अब जो डे टू डे अफेयर्स का होता है, जैसे कि एग्जांपल पुलिस आती है, पुलिस स्टेट या प्रोविंस के अंडर में आती है। बट जो आर्मी है हमारी वो किसके अंडर में आती है? वो आती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। अब आप लोग सोच रहे हो कि कैसे पता चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या काम करना है और स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ये काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करेगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि क्या होता है फेडरलिज्म और सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म के बहुत सारे की फीचर्स है, एग्जाम में 100% इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट्स सी, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज हमने अभी अभी पढ़ी है। फेडरलिज्म में 2 टायर होते हैं, एक सेंटर और एक स्टेट, और कई बार थर्ड टायर होता है म्युनिसिपैलिटी। नेक्स्ट है ज्यूरिडिक्शन क्लियरली मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या है? काम। जैसे कि तुम स्कूल में हो तो तुम्हारा काम क्या है? तुम पढ़ाई करोगे और तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तुम्हारे टीचर्स की ज्यूरिडिक्शन क्या है स्कूल में? कि उनको आपको पढ़ाना
देखना है। HODs की ज्यूरिडिक्शन क्या है? उनकी ज्यूरिडिक्शन है ये देखना कि टीचर्स सही से पढ़ा रहे हैं या नहीं। प्रिंसिपल की ज्यूरिडिक्शन क्या है? पूरा स्कूल सही से चल रहा है या नहीं, ये देखना। इसको कहते हैं ज्यूरिडिक्शन। तो ये जो ज्यूरिडिक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, दैट इज क्लियरली मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फंडामेंटल प्रोविजन मतलब क्या होता है? देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारी फंडामेंटल राइट्स है। कई बार ना समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सके। नो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने की बात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बैठेगी, पूरा एक प्रोसीजर होता है, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी पावर नहीं होती कि वो अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सके। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू इज क्लियरली मेंशन्ड। जो सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू है, अब हर एक स्टेट में टैक्स पे करा जाता है, पूरी कंट्री में टैक्स पे करा जाता है। हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो जो टैक्स है वो किसकी जेब में जाएगा, वो सब क्लियरली मेंशन्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हिस्सा रखेगी टैक्स का और स्टेट गवर्नमेंट कितना हिस्सा रखेगी टैक्स का। तो ये सब क्लियरली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी जो हमारी कंट्री है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है। नेक्स्ट है डिफरेंट टायर गवर्नमेंट सेम सिटीजन। अब सिटीजन्स तो सेम ही होते हैं जिनको गवर्न करना होता है, बट ज्यूरिडिक्शन अलग होते हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट देखती है पुलिस को, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है आर्मी को, और जो लोकल गवर्नमेंट है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, वो जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका लोकल काम कराती है। तो सिटीजन सेम ही होते हैं, इंडियन सिटीजन्स को ही रोल करना है, बट ज्यूरिडिक्शन अलग होते हैं। Now the next is courts have power to interpret the constitution and power of different of government. अब जो हमारी कोर्ट्स है, कई बार ना ऐसा होता है डिस्प्यूट्स राइज हो जाते हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे डिस्प्यूट्स राइज हो जाते हैं कि ये काम मेरा है, ये तू नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होती है उनके पास पावर है जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने की, और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन से वो सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। लास्ट है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है? फर्स्ट इज सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी एंड सेकंड इज अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब आपने देखा है इंडिया में हम सबके पास ड्यूअल आइडेंटिटी है। जैसे कि अगर हम गुजरात में रहते हैं तो हम गुजराती है, और हम इंडिया में रहते हैं तो ऑब्वियसली वी आर इंडियन। अगर हम पंजाब में रहते हैं तो हम पंजाबी है, एंड सेकेंडली वी आर इंडियन। ये ड्यूअल आइडेंटिटी है हमारे पास। अब ये ड्यूअल आइडेंटिटी क्यों है? हमारी यूनिटी को प्रमोट करने के लिए है। एक समय पे इंडिया में भी ऐसा टाइम आया था जब सब स्टेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें ऑटोनॉमी दे दो। जैसे कि हैदराबाद के लीडर ने ऐसा कहना स्टार्ट कर दिया था कि हैदराबाद को ऑटोनॉमी दे दो, हैदराबाद को एक अलग कंट्री बना दो। अब ऐसी सिचुएशन में एक एक स्टेट्स बोलने लग जाए कि हमारी अलग कंट्री बना दो, तो जो कंट्री है वो बची नहीं सकती, वो अलग अलग हिस्सों में टूटती चली जाएगी। इसलिए स्टेट्स को दे दी गई ऑटोनॉमी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि आप ऐसे ऐसे स्टेट को चला सकते हैं, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करेगी। तो इससे क्या हुआ? सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। फिर क्या हुआ? इंडिया यूनाइटेड रहा। ऐसा तो नहीं हुआ इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। इंडिया यूनाइटेड रहा। क्यों? बिकॉज हमने स्टेट्स को पावर दे दी। आंध्र प्रदेश को उसको गवर्न करने की पावर मिल गई, उत्तर प्रदेश को उसको गवर्न करने की पावर मिल गई, और इंडिया एक इंडियन यूनियन बन गया। ओके, एंड सेकेंडली उससे रीजनल डाइवर्सिटी एकोमोडेट भी हुई। देखो इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है। अगर सब कुछ सेम हो जाए, डाइवर्सिटी तो खत्म हो जाएगी, जो यूनिकनेस है हमारे कल्चर की वो खत्म हो जाएगी। तो ये फेडरलिज्म से पावर देने से एक तो यूनिटी भी हमारी बच गई, ऊपर से जो हमारे यूनिक कल्चर था, जो रीजनल डाइवर्सिटी थी, वो भी बच गई। तो ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है जो फेडरलिज्म फुलफिल करते हैं। एंड इस पे आपका एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है ऑफ 2 मार्क्स, व्हाट आर द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव दैट फेडरलिज्म फुलफिल्स।
तो वो क्या है, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी एंड एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये आपके फेडरलिज्म के की फीचर्स कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आर व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन। फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर आपको समझ आ रहा है, सब लोग इकट्ठे अपनी मर्जी से आके जो फेडरल यूनिट है उसे बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, एक कंट्री है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। इन सबके पास इक्वल पावर है। कितनी पावर है? इक्वल पावर है, बहुत शक्तिशाली है। बट इन सब ने इमेजिन करा कमिंग टुगेदर, हम एक साथ आके एक अपना फेडरेशन बना लेते हैं जिसका हम नाम रखेंगे ABCD फेडरेशन। तो इसको कहते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। अब इसमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ABCD चारों खुद इकट्ठी आई टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। इन्होंने अपनी ABCD एक बड़ी यूनिट बना ली। पहले A के पास इतना रीजन था, फिर B के पास इतना, फिर C के पास इतना, D के पास इतना। जब ये इकट्ठी हो गई, इतना बड़ा सा एक रीजन बन गया, बहुत बड़ा सा एक रीजन बन गया। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो डिफरेंट स्टेट्स है, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ये सब इकट्ठी आई और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन की सबसे बेसिक पॉलिसी क्या होती है, पूल सॉवरेनिटी एंड रिटेन आइडेंटिटी। पूल मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। सॉवरेनिटी मतलब आपको पता ही है, खुद को गवर्न करना। पहले तो ए की अपनी मर्जी है अपने आप को कैसे गवर्न करना है, बी की अपनी मर्जी है अपने आप को कैसे गवर्न करना है, बट नहीं, इन्होंने अपनी पावर को पूल करा, इकट्ठा लेके आए अपनी पावर को, एंड एट द सेम टाइम अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करा। तो उन्होंने सॉवरेनिटी भी पूल करी और आइडेंटिटी को रिटेन करा। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, USA, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इसमें इक्वल पावर्स होती है हर स्टेट के पास, यानी कि USA की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके पास इक्वल पावर होंगी। ओके, ये हो गया आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सेकंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी कंट्री है, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर्स बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। अब एक बड़ी सी कंट्री है, वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी पावर को डिवाइड कर दूंगी बिटवीन छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे कि एक कंट्री है जिसका नाम है ABCD। एग्जाम्पल ले लो आप, ABCD एक बड़ी सी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, इनके पास ही सारी पावर है। तो इसने सोचा कि मैं अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूंगी। जैसे कि A, इसको थोड़ी सी पावर दे देंगे, B को थोड़ी सी पावर दे देंगे, C को थोड़ी सी पावर दे देंगे, D को थोड़ी सी पावर दे देंगे। इसमें जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हमारा ये इतना बड़ा सा इंडिया है और इसमें हमने अपनी सब स्टेट्स को पावर दे दी। पंजाब को पावर दे दी, UP को पावर दे दी, MP को पावर दे दी, केरल को पावर दे दी। और ये सिस्टम होता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें जो बड़ी कंट्री है वो डिसाइड करती है कि मैं पावर को जो रीजनल यूनिट स्टेट्स है उसमें डिवाइड कर दूंगी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑब्वियसली मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में हमें पता है प्राइम मिनिस्टर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। बट जो USA है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है, उसमें इक्वल पावर होती है सेंटर और स्टेट की। नाउ द लास्ट थिंग इज, कई बार जो हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है इसमें अनइक्वल पावर्स होती है, वो ही सेंटर के पास ज्यादा, स्टेट के पास कम, और किसी किसी स्टेट को स्पेशल पावर दे दी जाती है। जैसे कि हमको पता है कश्मीर के पास स्पेशल पावर थी, और मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के पास स्पेशल पावर है। इनके बारे में कश्मीर की स्पेशल पावर अब चली गई है अंडर द आर्टिकल 371। स्पेशल पावर क्यों दी गई, क्योंकि उनको मर्ज कराए रखे हम इंडिया के अंदर। तो विद दिस हमने पढ़ लिया है। अगर आपको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल लिखने को आएगा तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। और अगर कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल लिखने को आएगा तो आप लिखेंगे USA, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड।
तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। मैं आपको बुक का ही एक एक पॉइंट समझा रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब हम पढ़ेंगे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस जो है वो कैसे होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू टायर सिस्टम, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ टू टायर सिस्टम है। एक है यूनियन गवर्नमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, एंड सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारे पास थर्ड टायर भी है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये पहले नहीं था, बाद में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया टॉपिक में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया टॉपिक में हमें पता चलेगा कब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। और एक थर्ड टॉपिक आया हमारी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, वो था पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। जैसे आपके और हमारे यहाँ पे अगर आप गांव में रहते हो, विलेजेस में रहते हो, तो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, और अगर शहर में रहते हो तो वार्ड के इलेक्शन होते हैं, मेयर बनते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो वो जो सिस्टम था वो बाद में इंट्रोड्यूस कराया गया। पहले था फर्स्ट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड वाज स्टेट गवर्नमेंट, एंड नाउ वी आर हैविंग थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एंड हमारे इंडिया में सक्सेसफुली फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस हो रहा है। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज देयर इन इंडिया। अब ये थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में लड़ाई नहीं हो रही हो। तो ऐसा इसलिए है बिकॉज जो ज्यूरिडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है मतलब लिस्ट दे दी गई है कि एक यूनियन लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जो काम करना है वो लिखा है, और एक है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को जो काम करना है वो लिखा है। वन इज कंकरेंट लिस्ट, कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये क्या है, ये मिक्सचर है। इसमें चाहे स्टेट गवर्नमेंट को काम करना है स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल को काम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेट्स सी यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरे इंडिया पूरे नेशन को लेके जो बातें आती है वो आती है यूनियन लिस्ट में। जैसे कि एग्जांपल डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग, करेंसी, ये सब आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। स्टेट लिस्ट में आते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर कोई पंजाब में रह रहा है, अगर कोई यूपी में रह रहा है, इनमें जो चल रहा है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी एंड स्टेट लिस्ट में वो मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब बातें हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर। इन सब चीजों पर जो डिसीजंस होते हैं वो लेती है स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कॉमन इंटरेस्ट की चीजें आती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन। अब एजुकेशन के लिए पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट नई नई स्कीम लेके आती है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट स्टेट के अंडर में भी आता है और सेंट्रल के अंडर में भी आता है। ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, ये सब है हमारे। इनके ऊपर हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। अब ये क्लियर लिस्ट मेंशन करने से क्या हो जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है हमारे वो कम हो जाते हैं। अब ये लिस्ट गिवन है, कोई लड़ाई नहीं कर सकता कि ये काम मैं करूंगा ये काम मैं करूंगा। तो आपको एक और चीज जाननी बहुत जरूरी है। इंडिया में कुछ कंट्रीज को स्पेशल पावर दे दी गई है। जैसे हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म में अनइक्वल पावर होती है, स्टेट के पास कम सेंट्रल के पास ज्यादा, और किसी को स्पेशल पावर दे दी जाती है, किसी की पावर को रिड्यूस कर दिया जाता है। वो सब हम पढ़ते हैं। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, इन सबको स्पेशल पावर मिली है, और एक टाइम पर कश्मीर को भी थी अंडर द आर्टिकल 371। अब इनको क्यों दी गई है स्पेशल पावर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब अंग्रेज जा रहे थे तो हमारे सर पे एक बॉम्ब फोड़ के गए थे। तब उन्होंने कहा था जो भी कंट्री चाहे वो अपनी सेपरेट कंट्री बना सकती है या पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकती है। तो उस समय पे काफ़ी सारी जो स्टेट्स है उन्होंने कहा था हमें अपनी सेपरेट कंट्री बनानी है। तो उस समय पे हमें कुछ सर्टेन स्टेट्स को स्पेशल पावर दे दी थी। जैसे उस समय पे जम्मू एंड कश्मीर को दे दी गई थी टू मर्ज विद इट इंडिया, स्पेशल पावर दे दी गई थी। अब ऐसे ही आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, इनका एक डिफरेंट कल्चर है। दे हैविंग अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट कल्चर, एंड इसीलिए इन सब स्टेट्स को एक स्पेशल पावर दी गई है ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंड, राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल।
इनकी जो इंडिजिनस आइडेंटिटी है उसको सेफगार्ड करने के लिए, इनके कल्चर को सेफगार्ड करने के लिए इन्हें कुछ राइट्स दे दिए गए हैं। ये जो एरियाज है यहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोग्रेस नहीं पहुंचता है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इनको रिजर्वेशन दी गई है। ये कुछ स्पेशल पावर्स है जो इन स्टेट्स को दे दी गई है। कश्मीर के पास से स्पेशल पावर चली गई है। ओके, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, कल्चरल गवर्नमेंट जॉब्स। नाउ लेट्स सी, अब इनको तो मिल गई है स्पेशल पावर। अब कुछ ऐसी स्टेट्स होती है वो बहुत छोटी होती है, ना तो हम उनको ज्यादा पावर दे सकते हैं और ना ही हम उन्हें किसी और के साथ मर्ज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एंड यूपी। दिल्ली एंड यूपी पास पास में है, बट दिल्ली का कल्चर, दिल्ली की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। वी कैन नॉट मर्ज विद इट यूपी। तो इस समय पे क्या करा जाए, तो इसलिए कुछ ऐसे हिस्सों में हमने क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल गोवा। गोवा इतना छोटा सा है बट स्टिल इट हैज इज डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, देयर इज अ यूनिकनेस। तो अब हम उस यूनिकनेस को केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर देते तो नहीं चलता, तो इसलिए इन सब स्टेट्स को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी। ये इतनी छोटी थी कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं बन सकती थी, तो इसलिए इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब जो ये यूनियन टेरिटरी होती है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल पावर एक्सरसाइज करती है। यूनियन टेरिटरी के अंदर अपनी गवर्नमेंट तो होती है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहती है यूनियन टेरिटरी के अंदर। एंड कश्मीर भी अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज शेयरिंग ऑफ पावर। वी हैव टू स्टडी द शेयरिंग ऑफ पावर। अब इंडिया के अंदर भी पावर शेयरिंग हो रही है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर चेंजेस लाने हो ये पावर शेयरिंग के ऊपर, तो चेंजेस लाना कोई आसान काम नहीं है। अगर चेंजेस लाना है तो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस पे 2/3 मेजोरिटी की जो जरूरत है वो पड़ेगी, कि पार्लियामेंट में जो दोनों हाउसेस है उनमें डिस्कशन होगा, 2/3 मेजोरिटी होगी, तभी हम जो चेंजेस है पावर के अंदर लेके आ सकते हैं। एंड जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जाता है और वहां पे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। तो हमारा आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड इस चैप्टर के नोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पर डाल दूंगी। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, तो आप लोग वहां से प्रिपरेशन करेंगे इस चैप्टर की। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।